थर्मोडायनामिक्स में आपने एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म पढ़ा, बट व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी? डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ एनर्जी इज बीइंग स्टडीड इन द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इस लॉ में हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह के रिएक्शंस में एनर्जी फ्लो किस तरह का होता है। फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट द स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, तो in case of spontaneous reactions, as we studied in our lecture 1 of thermodynamics chemistry, energy flow from the hot body to the colder body. But in case of a non-spontaneous reaction, energy is flowing from a cold body to hot body. So in the second law of thermodynamics, basically we are going to study about the spontaneous reactions, or we can say that second law of thermodynamics is all about the spontaneous reactions. I'm Dr. Rizwana, scientific researcher and trainer. So before moving towards the lecture, don't forget to subscribe my channel and to press the bell icon. And now let's move towards the lecture. First law of thermodynamics tells us कि किस तरह से energy can be transferred from its one form to another form. एनर्जी अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील होती है, लेकिन इस लॉ ने हमें कहीं पे भी द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी और काइंड ऑफ प्रोसेसेस की डिटेल नहीं बताई कि कौन से प्रोसेस में किस तरफ से किस तरफ को एनर्जी फ्लो होगी। जिस तरह हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा और हमने जाना कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस में एनर्जी कैन फ्लो फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन, बट इन केस ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस देयर इज no need of any external force. In case of spontaneous processes, energy can transfer from one direction to another direction and it's an irreversible process. And in case of a non-spontaneous process, we need an external force of drive to carry out the process because the reaction ये processes खुद ब खुद नहीं होते। Now let's move toward the second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics किस चीज के बारे में है? ये हमें एनर्जी के फ्लो के बारे में बताता है। So when we focused on the type of the reaction के कौन से रिएक्शंस हैं स्पेसिफिकली जिनके एनर्जी फ्लो के बारे में वी विल स्टडी इन द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो दे आर स्पेसिफिकली स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस, वो रिएक्शंस जो खुद ब खुद हो रहे हैं। द डायरेक्शन ऑफ द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो व्हेन वी लुक अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, वो तमाम रिएक्शंस जो खुद ब खुद हो रहे हैं उनमें एनर्जी किस तरफ से किस तरफ को जाती है। तो इसके एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ी। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग अ हॉट बॉडी एंड वी आर हैविंग अ कोल्ड बॉडी, और अगर हम इनमें एक कंडक्टर लगा देते हैं, मीडियम प्रोवाइड कर देते हैं विच कैन ट्रांसफर हीट बिटवीन दीज टू सब्जेक्ट्स, तो हम देखेंगे कि एनर्जी विल स्टार्ट ट्रांसफरिंग फ्रॉम द हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी एंड अ पॉइंट विल रीच, जिसको हम इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। फर्स्ट कीजिए, द पॉइंट इज एट 50 डिग्री सेल्सियस। दैट पॉइंट रीच एट 50 डिग्री सेल्सियस के दोनों बॉडीज का टेम्परेचर जो है वो सेम हो जाता है। अब इस पॉइंट पर एनर्जी ना तो इस तरफ को फ्लो करेगी और ना ही इस तरफ को फ्लो करेगी। एनर्जी विल स्टॉप मूविंग फ्रॉम दीज टू बॉडीज। ठीक है, अगर हम अब ये कहें कि इस सिस्टम से खुद ब खुद एनर्जी इस तरफ जाना शुरू हो जाएगी एंड पॉइंट विल कम कि इस सिस्टम का दोबारा से 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए और इसका 0 हो जाए, तो ये इम्पॉसिबल है। अब इस स्टेज पर कोई एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड किए बगैर एनर्जी को दोबारा से उसकी हॉटर बॉडी की तरफ दोबारा से हम कह लें कि बॉडी ए की तरफ मूव करना नामुमकिन हो जाएगा। सो दिस इज ऑल द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में कोई खास किस्म की डेरिवेशन नहीं है। मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इसको मुख्तलिफ तरह से, एक ही प्रोसेस को मुख्तलिफ तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। वी आर हैविंग ऑलमोस्ट 10 स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। टुडे वी विल डिस्कस सम ऑफ देम। द फर्स्ट वन इज क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट, क्लॉसियस यही कहता है एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी। जो हमने अभी एग्जांपल पढ़ी, यहाँ से यहाँ इस तरफ एनर्जी का ट्रांसफर जो है वो पॉसिबल नहीं है। हम सिर्फ मॉलिक्यूल्स को हायर काइनेटिक एनर्जी से लोअर काइनेटिक एनर्जी की तरफ लेके जा सकते हैं। ओनली दिस इज पॉसिबल, ओनली स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर पॉसिबल। फॉर एग्जांपल जिस तरह से हम ये कह सकते हैं कि चाय का कप अगर हम टेबल पर रखें तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है चाय इज गेटिंग कोल्ड, टी इज ट्रांसफरिंग इट्स हीट टू द एनवायरनमेंट, क्योंकि एनवायरनमेंट अगर कोल्ड है और टी हमारे
हमारे पास हॉट है, द पॉइंट विल रीच दैट हमारे जो चाय है उसका टेम्परेचर भी सराउंडिंग टेम्परेचर के इक्वल हो जाएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लॉसियस स्टेटमेंट दैट हीट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी, और इसको कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ ट्रांसफर नहीं किया जा सकता अनलेस और अनटिल हम इसको एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड ना करें. देन देयर इज अनदर स्टेटमेंट अबाउट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स व्हिच टेल्स अस इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर all of the heat into the work. फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग एन इंजन, और अगर हम उसको कोई फ्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं टू ऑपरेट, तो उस फ्यूल को हम हीट की फॉर्म में लेंगे, तो सारी की सारी हीट को पॉसिबल नहीं है कि हम वर्क में तब्दील कर सकें. मीन्स ऑल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क. इस हीट का एक पार्ट यहाँ पर Q2 की फॉर्म में वेस्ट होगा जिसको हम सिंक कहते हैं, एंड अदर सोर्स टू अब्जॉर्ब द हीट. तो हीट हमेशा फ्रॉम द वन सोर्स टू अनदर सोर्स फ्लो करेगी. During that flow work will takes place, or it is impossible to construct a heat engine, जो cyclic heat engine जो सारी की सारी एनर्जी को, जो सारी की सारी हीट को जो हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं उसको वर्क में कन्वर्ट कर दें. कुछ ना कुछ उस हीट का पार्ट हमारे पास वेस्ट होगा. कोई एक्सटर्नल वर्क फॉर एग्जांपल हीट प्रोड्यूस करने में, फ्रिक्शन को ओवरकम करने में, नॉइज प्रोड्यूस करने में जरूर वेस्ट होगा. तो सारा का सारा फ्यूल जो गाड़ी में है वो गाड़ी को चलाने में ही कंज्यूम नहीं होता, वो कुछ ना कुछ अमाउंट उसकी वेस्ट भी हो रही होती है. देन देयर इज अ थर्ड स्टेटमेंट व्हिच सेज दैट द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग. यूनिवर्स आपको पता है सिस्टम और सराउंडिंग्स पर बेस करता है. अब एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस. किसी सिस्टम में जितनी ज्यादा डिस्टर्बेंस होगी, जितने ज्यादा डिसऑर्डरनेस होगी, जितनी ज्यादा मूवमेंट होगी, उतना ज्यादा एंट्रोपी होगी. और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि हमारे यूनिवर्स की एंट्रोपी जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम इट इज बीइंग इंक्रीज. तो ये बात हम सब अच्छे से जानते हैं. द वर्ल्ड इज गेटिंग वार्मर. जितने भी प्रोसेस हैं यूनिवर्स में दे आर गेटिंग फास्टर. हीट अप होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की इंक्रीज कर रही है, ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल की, जिसकी वजह से हमारे पास उस सिस्टम की एंट्रोपी भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगी. जितनी ज्यादा मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी उतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स की जो है मोशन इंक्रीज करेगी, डिसऑर्डरनेस सिस्टम के अंदर क्रिएट होगा और मॉलिक्यूल विल हैव अ लार्जर एंट्रोपी. ठीक है. सो द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज बीइंग इंक्रीज्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ज्यादा हो रही है. सो देयर इज अनदर स्टेटमेंट अबाउट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स व्हिच स्टेट दैट इन द रिवर्सिबल रिएक्शन द एंट्रोपी इज जीरो. मींस एक दफा हमारे पास रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट किया और उसके बाद उन्होंने प्रोडक्ट बनाया, फिर उसके बाद उनकी ब्रेक डाउन हुई, फिर उन्होंने वही रिएक्टेंट बनाया. द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी बीइंग यूज्ड वो हमारे पास constant है. So when a reversible reaction takes place, तो during the formation and breaking and then the reformation of the reactant and product, energy is being released and being is used again. तो सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट रहेगी. जब सिस्टम की एनर्जी कांस्टेंट रहेगी तो एंट्रोपी जो है सिस्टम की वो भी कांस्टेंट रहेगी. देयर विल बी नो चेंज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी जो होगी वो सेम रहेगी. सो एंट्रोपी विल बी ऑटोमेटिकली जीरो. एंड देन द लास्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज द लॉ ऑफ क्लॉसियस स्टेटमेंट. इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट बट द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग. मींस द एनर्जी ऑफ द universe is constant but the entropy of the universe is being increased. So yes, the energy of the universe is constant because we studied in the first law of thermodynamics कि यूनिवर्स की एनर्जी हमेशा सेम रहती है. यूनिवर्स की एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है. सिस्टम से सराउंडिंग में और सराउंडिंग से सिस्टम में और एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में इंटरचेंज जरूर होगी, लेकिन ओवरऑल द सम ऑफ द ऑल ऑफ द एनर्जीज विल बी द सेम. सो एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स विल बी द ऑलवेज कांस्टेंट, बट यस एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द molecule is being increased, as the internal energy of the molecule
मॉलिक्यूल्स आर बीइंग इंक्रीज। सिस्टम्स जो हैं यूनिवर्स में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, हीटिंग प्रोसेस की वजह से दे आर गेटिंग हीट अप, जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है। दैट्स व्हाई द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज बीइंग इंक्रीज। सो दिस स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दैट एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट and the entropy of the universe is being increased is true. So this is all about the second law of thermodynamics. So that's all about the second law of thermodynamics. We will meet in the next lectures. Till then, stay happy, keep learning, and don't forget to subscribe my channel and to press the bell icon. और comment section में comment करते रहिए उन तमाम topics के नाम जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं।